बार आज जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि ओलीबोर्ड JIB CIB पर को जल्दी से पहला काम तो सब्सक्राइब करें एवरीवन। एंड इस फ़ोन के ऐप को, फ़ोन में इस ऐप को डाउनलोड करें जहाँ आपको बहुत सारा फ्री एज वेल एज पेड कंटेंट आपको मिलेगा एट वेरी नॉमिनल कॉस्ट पर। एंड फॉर मोर डिटेल के लिए आप olyboard.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे आप आज ही लॉग इन करें। चलिए बढ़ते हैं, और आज हम लेके आए हैं आपके लिए बेसिकली आज जो हमारा फोकस रहेगा वो फोकस रहेगा कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग और NRI अकाउंट को लेकर, जो कि मॉडल ए में अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट एक यूनिट है ये आपके BFM का। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। US पेमेंट सिस्टम है ये, जो कि ऑपरेटेड बाय फेडरल रिजर्व बैंक यानी कि अमेरिका, एंड ऑपरेटेड ऑल ओवर द US स्टेट सिंस 1918 एंड हैंडल ए मेजॉरिटी ऑफ डोमेस्टिक पेमेंट। It is an automated computer-based messaging and payment system working on gross settlement basis। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। It is working on gross settlement basis पर ये काम करता है। क्या इसे हम फेडवायर कहते हैं, क्या इसे हम चाप कहेंगे, क्या इसे हम टारगेट कहेंगे, या इसे हम इनमें से कोई नहीं कहेंगे? बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चैट को मिनिमाइज करके वीडियो के लिंक को जरूर आप सेशन को शेयर करिए सभी लोगों से। ना तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा फेडवायर। याद होगा मैंने आपको पेड बैच में बताया था कि जो फेडवायर है ये बेसिकली अमेरिका का है। जैसे हमारे यहाँ नहीं दो सिस्टम है, एक NEFT और एक RTGS। तो NEFT कैसे काम करता है, सेटलमेंट बेस पर इकट्ठा है बैच में और हम पैसा भेज देते हैं हमारे बैंकर। RTGS में क्या होता है, जिसका आया उसका पैसा हम भेज दिया जाता है, जैसे लाइक कि ग्रॉस बेसिस पर। वही हाल यहाँ पर फेडवायर में, जब भी फेडवायर की बात होगी तो ग्रॉस बेसिस पे पैसा भेजा जाएगा। चलिए नाउ अगला, इंडिया में आपको बताना है कि जो RTGS है इस सिस्टम को किसके द्वारा मैनेज किया जाता है। NPCI, IDBRT, हैदराबाद, IBA और इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से। इंडिया में आपको पता होगा दो सिस्टम है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम है और एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो जो सेंट्रलाइज है उसमें हम दो बेसिकली सबसे ज़्यादा फेमस है, एक का नाम है आपका RTGS और एक का नाम है आपका NEFT। ये दोनों ही हमारे देश में इंटर बैंक फंड ट्रांसफ़र मीडियम के बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, जिनका हम यूज़ करके अपने अकाउंट से पैसा भेज सकते हैं। और इसी रिस्पेक्ट की बात करें तो इन दोनों को हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है, मेंटेन करती है। तो RBI के बिहाफ में जो इसे मॉनिटर करती है, जो उसको मैनेज करती है, जो उसका सेटलमेंट क्लियर करती है, उसका नाम है IDBRT। ठीक है, जो पहले कभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडी हुआ करती थी बट अभी नहीं है। और एक बहुत अच्छी बात बताऊं आपको, वेरी शॉकिंग, आपके ऑफिशियल बुक में ये दिया हुआ है कि IDBRT RBI की सब्सिडी है, जो टोटली रॉन्ग है। इन्हें की सब्सिडी ना बेसिकली 5 है। एक आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, DICGC कहते हैं। एक आपका BRBL है ना, और एक आपका अगर मैं बोलूँ तो क्या है, तो उसका नाम है इफ्तास, और एक आपका हो गया रेबिट, और जो पांचवा है वो आपका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हब, जो कि नया है। ठीक है, चलिए ओके नाउ चलिए अगला बताइए जल्दी से। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसको हम लोग शॉर्ट में NEFT कहते हैं। आपको बताना है कि ये जो फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट है ना, जो जिसके द्वारा सेटलमेंट होती है, तो इस सिस्टम को
प्रेजेंटली हम सेटल करते हैं फंड ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को ऑफ द पार्टिसिपेटिंग बैंक ऑन एट आवरली इंटरवल ऑन ऑल वर्किंग डे। कैसे करते हैं? नेट बेसिस पे करेंगे, ग्रॉस बेसिस पे करेंगे, बोथ करेंगे, और इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने पीछे देखा था, इसको हम लोग कहते हैं नेट बेसिस पर। आरटीजीएस आपका क्या हो गया? तो ये आपका हो गया ग्रॉस बेसिस पर, है ना। चलिए, इंडिया में आपको बताना है वुड बी इफेक्टिव फ्रॉम दिसंबर, कौन सी डेट से जो हमारा आरटीजीएस है वो हो गया 24/7। और आपको बता दें कि आरटीजीएस जो है उसमें आप मिनिमम 2 लाख रुपए से कम पैसा नहीं भेज सकते हैं, लेकिन इसमें जो मैक्सिमम की सीलिंग है वो नो लिमिट है। तो 2020 को ये हुआ, 21 को हुआ, 22 को हुआ, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से। अपने आंसर हमारे साथ शेयर करिए एवरीवन। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, वो आंसर है 2022। अगर आपको याद होगा, कोविड-19 का ये दौर था, है ना। अगला जो हमारा एनईएफटी है, ट्रांजैक्शन है आफ्टर द नॉर्मल बैंकिंग आवर आर एक्सपेक्टेड टू ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन इनिशिएटिव यूजिंग विच मोड बाय द बैंक। क्या ये ऑनलाइन मोड यूज़ करती है सेटलमेंट के लिए, या स्टेट थ्रू प्रोसेसिंग मोड यूज़ करती है, या ग्रॉस प्रोसेसिंग करती है, ये ऑल। तो आपको मैं बता दूं, ये जो एसटीपी मोड मतलब होता है, इसमें कोई भी काम मैनुअल नहीं होता, ये सारा काम जो है वो ऑटोमेटेड मोड में होता है, और इसे हम लोग कहते हैं एसटीपी। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं एसटीपी, स्टेट थ्रू प्रोसेसिंग। नाउ which service can be rendered by correspondent bank on a state alone basis with opening an account। यानी आपको बता दूं कि इंडिया में ये जो बैंक है ना, ये 2 तरह की सर्विस आपको देंगी। या तो एज ए एजेंट इनके साथ अपना अकाउंट ओपन करा लीजिए, और या तो ये देती हैं आपको अदर सर्विसेज के रूप में बिना अकाउंट ओपन किए हुए भी फीस लेके। तो यहाँ कह रहा है कि अगर हमने अकाउंट ओपन करवा लिया तो ये कौन कौन सी सर्विस हमको देती हैं। क्या ये एडवाइस करती हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट कौन सा बेहतर होना चाहिए, इशू होना चाहिए कि नहीं, या क्या ये एलसी के लिए कन्फर्मेशन देती हैं, क्या ये कस्टोडियल सर्विस आपको देती हैं, या ऑल ऑफ द एवब। बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? एडवाइस करना, कन्फर्मेशन करना, है ना, या कस्टोडियल सर्विस, या ऑल ऑफ द एवब। तो जिन्होंने आज मुझसे ये टॉपिक करा होगा बीएफएम में, मैं वादा करता हूं उनके देखना ये सारे क्वेश्चन जरूर सही होंगे। तो आंसर इसका डी होगा, ऑल ऑफ द एवब। याद रखिएगा, क्लीयरिंग हाउस फंक्शन, कलेक्शन का काम, पेमेंट का काम, ओडी फैसिलिटी, ये सारा किस में आता है? ये सारा आता है अकाउंट सर्विसेज में। ठीक है, ओके, ये सारा हमारा आता है अकाउंट सर्विसेज में। और ये जो ऊपर लिखा है ना सारा, ये सारा वो सर्विस आपको देते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ अकाउंट ओपन करने। तो 2 तरह की सर्विस आपको ये बैंक देते हैं। पहला, या तो अकाउंट सर्विसेज, और दूसरा कॉरस्पॉन्डेंट बैंक के रूप में एज ए अदर सर्विसेज। दोनों ही बैच आपके लिए बेहतर है, बट दोनों में यूज़ करना है कोड आपको राजीव। चलिए, दीज सर्विसेज वुड नॉट नॉर्मली, मैं फिर से कह रहा हूँ, दीज सर्विसेज
वुड नॉट नॉर्मली रिक्वायर, देखिए अभी कुछ देर पहले पढ़े थे ना, उसी क्वेश्चन देखिए घुमा के पूछ रहा है। दीज सर्विसेज वुड नॉट नॉर्मली रिक्वायर अकाउंट रिलेशन, यानी आपको अकाउंट रिलेशन होना जरूरी नहीं है। एंड कैन बी ऑफर्ड बेस्ड अपॉन द रिलेशनशिप एंड क्रेडिट असेसमेंट बाय कॉरस्पॉन्डेंट बैंक, यानी कि सिंपल सा आपको ये असेस करेंगे ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रेडिट असेसमेंट, ठीक है, उस एस्पेक्ट में आपको ये सर्विस देते हैं। जैसे एलसी एडवाइस करना है ना, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, अदर फंड सर्विसेज, लाइक जब हमको जैसे मान लो फॉरेन कंट्री में एडीआर जीडीआर इशू करना है। एक्चुअली सीबी क्या होती है, जैसे इंडिया में कोई इम्पोर्टर है, हमारा क्लाइंट है एसबीआई, अब हमको अमेरिका में किस एक्सपोर्ट से बात करना है, उसका क्लाइंट है एचएसबीसी, ना हमको उस पर भरोसा है, ना हमको उस पर, ना उनको हम पे भरोसा है, पता नहीं पेमेंट होगा कि नहीं होगा। तो दोनों ही के बीच में एक बैंक आ गया जिसको हम लोग कहते हैं सीबी, जो ये सारी सर्विस हमारे बिहाफ में देंगे। हमें अगर वहाँ उनको पेमेंट देना है तो दे देंगे, उनसे लेना है तो, यानी जो सीबी आपका होगा ना, वो याद रखना एज ए हमेशा काम करता है एजेंट के रूप में। तो आंसर क्या होगा, ये सारी ना। इन correspondent banking, a local bank, a function as a agent, charge fees for service render. The principal bank is able to conduct business in other country. Which of the following option is correct? आपको बताना है कौन सा इसमें से जो ऑप्शन है वो सही है, ए बी, बी सी, ए सी या ए बी सी, बताइए। बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा एवरीवन। तो ये तीनों हो गए है ना। चलिए अगला, व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और थोड़ा सा मज़ेदार है। ऑफ ए स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया हैविंग गॉन अब्रॉड फॉर स्टूडेंट पर्पस, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ कहते हैं इसको हम लोग, क्या या इसको हम लोग एनआरआई कहेंगे, या इसको हम रेजिडेंट इंडियन कहेंगे, या इसे हम ए फॉरेन नेशनल कहेंगे। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा एवरीवन, जल्दी से। है ना। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा बेटा मान लीजिए अमेरिका चला गया पढ़ने के लिए, तो वो एनआरआई नहीं होता, वो इंडियन नहीं होगा, वो बन जाएगा एनआरआई। उसकी जो अगली जनरेशन होगी, मान लीजिए उसने किसी के साथ शादी कर ली XYZ से, अब उसका जो बेटा होगा उसको हम लोग कहेंगे PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, तो आंसर हमारा होगा बी नंबर। नाउ a person of Indian origin is one who is a citizen of any other country other than Bangladesh or Pakistan or such other country as may be specified by central government satisfy the following condition। मतलब आपको बताना है कि ये PIO
इज वन ऑफ द सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री, जिसको ये कंडीशन फॉलो करना होगा. हु वॉज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सिटीजन एक्ट 55, या हु बिलोंग टू द टेरिटोरी दैट बिकम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर द इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, and who is a child or a grandchild or a great grandchild of a citizen of India, या who is a spouse of foreign origin of a citizen of India or a spouse of foreigners origin of a person. और 5 कहता है all. तो आंसर क्या होगा मुझे बताओ जल्दी से. तो यहाँ पर ये सारी कंडीशन अगर आपने फॉलो की, हम तभी आपको PIO कहते हैं. तो आंसर हमारा